हाँ जी, तो सेक्शन 54 की बेसिकली परमिशन दे दी आपके सेक्शन नंबर 53 ने, मतलब उसने ये कह दिया कि आप डिस्काउंट में शेयर्स को इशू कर सकते हो इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो अब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर रहे हैं तो ये करते वक्त क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करने होंगे, तो उसको लेके बात करता है हमारा सेक्शन नंबर 54, जो कि सारी चीजें बताएगा कि क्या क्या कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी होगी। अब कंडीशन जाने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली क्यों इशू किया जाता है। तो आपको पता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स करने का पर्पस बेसिकली ये होता है ताकि जो अपने एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया जा सके, उनको अपनी कंपनी के अंदर होल्डिंग देके एक तरीके से उनको मालिकाना फील आए कि भैया हम अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमारे भी तो शेयर्स लगे हैं, वो भी तो बढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ऑनर बनाने के लिए, उसको अपनी कंपनी का पार्टनर बनाने के लिए, तो उस टाइप की मोटिवेशन देने के लिए हम अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को क्या देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिफाइन किया गया आपके सेक्शन 2 क्लॉज 88 के अंदर। बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे क्या मतलब बताया गया कि वो सारे इक्विटी शेयर जो हम देते हैं किसको, अपने डायरेक्टर्स को या अपने एम्प्लॉइज को, किस प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, और कंसिडरेशन जो उनसे लिया जाता है वो अदर देन कैश लिया जाता है। अदर देन कैश का क्या मतलब हुआ कि जो उनसे कंसिडरेशन हमें मिलता है वो बेसिकली क्या है, उनका जो स्किल है, जो टैलेंट है, या कोई स्पेशल कैटेगरी की नॉलेज है, वो नॉलेज लेते हैं हम उनसे और उसके बदले उनको क्या दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स। तो ये सिनेरियो बेसिकली, और एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म आएगा वो ये कि उनसे जो हम ले रहे हैं, बेसिकली जो उनसे कंसिडरेशन के रूप में हमें मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वैल्यू एडिशन कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर। मतलब जो भी उनसे हमें रिसीव हो रहा है उन एम्प्लॉय डायरेक्टर से, वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के अंदर एक वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहा है, और वो वैल्यू एडिशन आपका एक्चुअल भी हो सकता है और एंटिसिपेटेड भी हो सकता है। मतलब वैल्यूएशन हो सकता है प्रेजेंट में भी आए, या हो सकता है वो फ्यूचर में अपना रिजल्ट दे, एज द केस में भी। तो ये अगर चीज है तो इस सिनेरियो के अंदर जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स है जी, हम इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे कर सकते हैं इशू। द थिंग इज कि अदर देन कैश होना चाहिए। फिर इसी की एक सिमिलर टर्म आती है जो कि सेक्शन 237 के अंदर क्लियर किया जाता है, क्या, जिसको हम बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जहां पर हम अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए फैसिलिटी करते हैं। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ कि हमारी एम्प्लॉय हमको छोड़ के ना जाए, तो उनको हम कहते हैं कि भैया तुम्हें हम शेयर जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे, और कब देंगे, फ्यूचर डेट पे देंगे। मतलब अभी नहीं दे रहे हैं, सपोज 3 साल के बाद तुम्हें इस प्राइस पे ये शेयर्स मिल जाएंगे, इतने शेयर्स मिल सकते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस टाइप की लालच देना ताकि वो उतने समय तक आपकी कंपनी में बने रहें, अपनी कंपनी में मन लगा के काम करें। तो किसी भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, मतलब जो आपने पहले डिटरमाइन कर लिया कि इस प्राइस पे 3 या 4 साल के बाद उसको दिया जाएगा, तो उस टाइप की स्कीम को बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो कि 237 में आपका डील किया जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे स्वेट की बात कर रहे हैं, फिलहाल ईसॉप की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और आ गई कि जो हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे वो हमारा कोई भी क्लास हो सकता है। कोई भी क्लास का मतलब क्या हुआ कि हमने अगर किसी क्लास ऑफ शेयर्स को पहले इशू किए हुए थे तो उस क्लास ऑफ शेयर्स में भी हम दोबारा स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं। क्लास ऑफ शेयर्स क्या होता है वो हमने पीछे की वीडियो में समझा हुआ है कि अलग अलग क्लासेस में हम इक्विटी शेयर्स को, अपनी कैपिटल को डिवाइड करके रखते हैं। तो किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स में भी, मतलब किसी क्लास ऑफ शेयर्स की कैटेगरी में से भी हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की, जो बेसिकली डील करता है आपका सेक्शन नंबर 54। पहली कंडीशन ये रखता है कि सर जी ऐसा करने से पहले आपको क्या करना जरूरी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। नंबर 1 पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है कि ऐसी एक्टिविटी, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर आप तभी इशू कर पाओगे जब आपके पास क्या होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास करोगे उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 1 कि इतने शेयर्स आपको इशू करने हैं। नंबर 2 उन शेयर्स का अभी का मार्केट प्राइस क्या है। नंबर 3 कितना पैसा आपको टोटल रिसीव हो जाएगा। और नंबर 4 कि किन किन डायरेक्टर्स या किन किन एम्प्लॉइज को आप वो शेयर इशू करने जा रहे हो। ये 4 आपको क्लैरिफिकेशन अलग से देनी होगी अपने रेजोल्यूशन के अंदर। क्या क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, कितना पैसा आपके पास रिसीव हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस से, एंड लास्ट इज क्लास ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉइज जो भी हैं जिनको आप शेयर्स इशू करने वाले हो। फिर बात करता है कि अगर सपोज करो आपके शेयर जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो अलोंग विद सेक्शन 54 अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं तो आपको सेबी के प्रोविजंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं तो आपको, ऑब्वियसली बात है, लिस्टेड है तो वहां पे सेबी के जो गाइडलाइंस है, जो रेगुलेशंस है, उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन केस लिस्टेड नहीं है आपके शेयर्स, मतलब कि आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसके केस में आपके ऊपर लगाया जाएगा रूल नंबर 8, जो कि कंपनीज एक्ट का, कंपनी रूल का एक पार्ट है, रूल नंबर 8, जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर की जो भी गाइडलाइंस है वो आपको माननी पड़ेगी इन केस योर कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। फिर एक क्लैरिफिकेशन और आती है यहाँ पे कि जो हमारे एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, और कुछ शेयर होल्डर वो होंगे जिनको हमने
स्वेट इक्विटी के थ्रू शेयर होल्डर बनाया। अब जो दोनों शेयर होल्डर है, क्या इनके बीच में कोई फर्क है, कोई भेदभाव है, या जो इनके पास शेयर्स हैं क्या उनके बीच में कोई फर्क है? तो जी ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे जितने भी राइट्स हो गए या ऑब्लिगेशंस हो गई, लिमिटेशंस हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हो गई, जो कुछ भी हो गया जो किसी नॉर्मल इक्विटी शेयर्स के पास है, मतलब अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, और जो स्वेट इक्विटी होल्डर के पास है, वो दोनों के दोनों जो है वो सिमिलर है, सेम है इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब किसी भी तरीके का उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, जिसको हम वर्ड में कहते हैं कि द होल्डर ऑफ सच शेयर्स शैल रैंक परी परसू विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्वल है एक तरीके से। क्या क्या चीजें, कोई राइट्स होंगी तो सबको मिलेगा, जैसे बोनस शेयर्स को इशू करना होगा तो वो आपको स्वेट वाले को भी देने हैं, नॉर्मल को भी देने हैं। ऐसा नहीं कि उनके बीच में कोई भेदभाव हो जाएगा, कोई लिमिटेशन है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो वो सभी के ऊपर है एज इट इज, चाहे वो नॉर्मल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो जिसने की पैसे देके उन शेयर्स को होल्ड किया है, और कोई हमारा स्वेट वाला हो, दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं माना जाता एज पर सेक्शन नंबर 52। फिर रूल 8 की कुछ क्लैरिफिकेशन है। वो क्लैरिफिकेशन बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि इंप्लॉय का मतलब कौन है। तो इंप्लॉय का मतलब है आपका परमानेंट इंप्लॉय, सिर्फ और सिर्फ। कोई टेम्परेरी इंप्लॉय है तो वो इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, और वो परमानेंट इंप्लॉय जो है वो आपका इंडिया में काम करे, इंडिया के बाहर काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों लोग आपके इंप्लॉय में कवर हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर के केस में कहा जाता है कि भैया आपका होल टाइम डायरेक्टर हो चाहे ना हो, द थिंग इज कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, किसी भी टाइप का डायरेक्टर, जितने भी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कोई भी डायरेक्टर हो, चाहे वो होल टाइम हो, पार्ट टाइम डायरेक्टर हो, वो सब इसकी काउंटिंग में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं कि एम्प्लॉय और डायरेक्टर कहां के। तो एम्प्लॉय और डायरेक्टर आपके होल्डिंग कंपनी के हैं या आपके सब्सिडरी कंपनी के हैं, वो भी चलेंगे। सब्सिडरी कंपनी आपकी इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, वो भी चलेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो डायरेक्टर एम्प्लॉय हैं किस किस के माने जाएंगे, तो आपकी होल्डिंग कंपनी के भी माने जाएंगे, आपकी सब्सिडरी कंपनी के भी माने जाएंगे, उनको भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। फिर आपको मैंने ऊपर एक वर्ड बताया था वैल्यू एडिशन का, उस वैल्यू एडिशन को अंदर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई किया गया, कुछ खास नहीं लिखा हुआ, वही चीजें हैं जो आपको मतलब बेसिक लैंग्वेज के अंदर बताई गई थी। आप एक बार इसको रीड मारोगे आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यूएशन का जस्ट मतलब ये होता है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होना चाहिए उन एम्प्लॉय से जिनको आप शेयर्स इशू कर रहे हो, या उन डायरेक्टर से जिनको आप शेयर इशू कर रहे हो। किसी भी तरीके के आपने उसकी कोई स्किल यूज कर रहे हो, कोई उससे नो हाउ अचीव कर रहे हो, कुछ भी इस टाइप की चीजें कंपनी को मिल रही है उस एम्प्लॉय को जिसको हम शेयर्स दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 54 जो कि बात करता है स्वेट इक्विटी शेयर्स की कंडीशंस के ऊपर।